नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में एक बार चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ठीक ना। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये कब से शुरू हुई, ठीक है, कब से प्रारंभ हुई, इस चीज़ को शुरू हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कसा। पहले 1757 और 1764 ईस्वी की, ये कौन सी थी, प्लासी युद्ध, ये थी बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध, इन दोनों में जीत होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की पीढ़ियाँ बनी। ये जितने भी एक्ट बने, ठीक है, भारतीय क्षेत्रों पर कानून स्थापित करने के लिए, स्थापित करने हेतु बने। जितने भी कानून बने, भारतीय जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों द्वारा जीते गए, वहाँ पे परमानेंट एक अच्छा सा कानून बने, लेकिन इसलिए विभिन्न एक्ट बने। एक्ट जो कंपनी बनाती है, एक्ट किसको कहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, उसको हम यहाँ एक्ट कहेंगे, ठीक ना, या चार्टर कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखें, पहला जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये लंबा पड़ेगा। पहला है आपका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट बना, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, ठीक है, इसका संवैधानिक महत्व ज़्यादा है। देखिए, भारत में इससे पहले कभी कानून स्थापित हुआ नहीं था, हुआ भी था तो अलिखित थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, चाहे वो 1773 हो या 1784 हो, 1793 हो, 1813 हो, 1833 हो, 1853 हो या 1858 हो, से लेके 1947-48 के एक्ट तक, ठीक ना, जितने भी एक्ट बने, ये एक विभिन्न नियमों का संग्रह था कि आपको क्या करना है राज्य के मामले में, विधायिका के मामले में, कार्यपालिका के मामले में, न्यायपालिका के मामले में। विधिवत कानूनी संस्थाएं बनी, ठीक ना, और विधिवत सारे नियम बने। इससे पहले मुगलों के टाइम में, सल्तनत के टाइम में देखें या फिर प्राचीन भारत में देखें तो नियम होते थे पर अलिखित होते थे, ठीक ना, वो अलिखित होते थे और अच्छी प्रकार से लागू नहीं होते थे। लेकिन क्योंकि अंग्रेज नियमबद्ध काम करते थे, इसलिए विभिन्न चार्टर और एक्ट को लाए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु लाया गया। सबसे पहले तो ये है, और किसके द्वारा लाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे लाया गया या बनाया गया।
था, बनाया गया। अब एक एक एक्ट को बहुत सावधानी पूर्वक समझेंगे, क्यों एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक्ट से अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया तो आपका नंबर कट जाते हैं, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुई। जब ब्रिटिश सरकार बनाएगी तो कंपनी के शासन पे, कंपनी के शासन पे किसका, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। अब यहाँ समझिएगा, कंपनी को परमिशन भी किसने दी थी, महारानी ने दी थी, ठीक ना, वहाँ की संसद ने दी थी। तो बाद में चूँकि कंपनी यहाँ भारत में आई, ट्रेड करने लगी, तो विभिन्न नीतियों को बनाकर उसे कंट्रोल करना चाहा। अब कंट्रोल बनाए रखा, ठीक ना, बिना ब्लैक सपोर्ट के, बिना महारानी के सपोर्ट के या इंग्लैंड की संसद के सपोर्ट को अंग्रेज यहाँ पे जीत सकते थे, बिल्कुल नहीं जीत सकते थे। वहाँ का पूरा सपोर्ट था, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे कब्जा करना आसान हुआ अपनी इन कंपनियों के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यहाँ पे और क्या हुआ, कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक ना। कंपनी के जितने भी प्रशासनिक फैसले थे, जितने भी राजनीतिक फैसले थे, उन सभी को मान्यता मिलना प्रारंभ हो गई। और साथ साथ इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस चीज़ की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक ना, ये चीज़ें इसकी कुछ ये। अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे। पहला, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग संवैधानिक महत्व ज़्यादा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेगी। अब इसकी विशेषताओं को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, ये चीज़ें। अब इसके विशेषताओं को देखते हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, विशेषताएं, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं में देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक ना, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक ना, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक ना। इसकी विशेषताओं, इसके बाद और आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो पहला गवर्नर, और एक और चीज़ है इसमें कि मद्रास एवं मुंबई को भी इसी के अधीन, ठीक है, बंगाल के अधीन लाया गया, बंगाल के अधीन। अब पहला जो गवर्नर जनरल बना, वह कौन है आपका, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। अब यहाँ पे देखेंगे आगे कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो इस कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की। अब चूँकि बंगाल है, दूसरा देखेंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में
सरकार बनी जिसमें चार सदस्य शामिल थे। ये सब चीज़ें देखना जरूरी है, यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक ना। जिसमें 4 सदस्य बने, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य, 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल थे। इस चीज़ को याद रखना जरूरी है कि 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, जो संयुक्त रूप से शासन को चलाया करते थे, परामर्श से चलाया करते थे, ठीक ना। संयुक्त रूप से सरकार चलाती थी, संयुक्त रूप से प्रशासन चलाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी के अंतर्गत, ठीक ना, कलकत्ता में तीसरा पॉइंट है क्या हुआ आपका, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इस उच्चतम न्यायालय में कुल मिलाकर एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य सदस्य थे, ठीक ना। इधर 3 सदस्य कुल मिला के 4 हो गए। तो इस उच्चतम न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजाह इम्पे था। अब इसको ऊपर देख लेंगे, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखेंगे जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनी, तीसरा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनी, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश बने, जज बने। इसमें एलिजाह एम्पे, सर एलिजाह इम्पे मुख्य था, ठीक है, ये वाला मुख्य था, ठीक है। इसके अलावा चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, इसके अलावा ये जो 3 सदस्य हैं इनमें चैम्बर्स, लिमेंस्टर और एक था हाइड, ठीक ना, हाइड। ये 3 अन्य थे न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ठीक ना। सर एलिजाह एम्पे मुख्य था। अब यहाँ पे देखिए कि इसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रारंभ। यहाँ से भ्रष्टाचार का फिर जन्म होता है, यहाँ से आपका भ्रष्टाचार प्लस निजी व्यापार, दोनों चीज़ों का जन्म होता है और इसको बाद में रोक लगाई गई, है ना। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको भी देखेंगे, बढ़िया समझेंगे, ठीक ना। इसके तहत एक और चीज़ बनता है आपका बोर्ड, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, हाँ, ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की और इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। और इसे भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना, इसके माध्यम से कंपनी के नियंत्रण सशक्त, इसके माध्यम से क्या हुआ, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक। इसके अलावा इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी, भारत में राजस्व, सैन्य, ठीक ना, इसके अलावा नागरिक
नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद में देना एक प्रकार का आपको आवश्यक कर दिया गया, ठीक ना। ये चीज़ आपका पूरा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में है, ठीक है। अभी जो एक्ट है उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। देखिए, जितने भी संविधान या का विकास हुआ, 1757 की प्लासी लड़ाई हुई, 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई, फिर बंगाल पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का शासन मजबूत हो गया। इसके बाद यहाँ पे बंगाल पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन पर शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ढेर सारे एक्ट पारित किए, समय समय पे एक्ट पारित किए। इन्हीं एक्टों के विकास से देखेंगे तो 1909 का भी बना, फिर 19 का भी बना, 1919 का, फिर 1935 का, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी बना। इस तरह से अंत में भारत आज़ाद होता। ये सब एक लिखित प्रक्रियाएं थे कि इस देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का लिखित होना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके माध्यम से ये सबसे ज़्यादा इसका संवैधानिक महत्व है। क्यों है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली। अब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं याद करना जरूरी है, ठीक ना। अब कोई भी एक्ट या चार्टर में क्या क्या बातें हैं ये भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जामों में खासकर कंफ्यूज करते हैं। इतना ढेर सारा एक्ट है कि कहना नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको मद्रास और बम्बई वाले पे प्राथमिकता मिली, और बंगाल वाला को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक ना। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यहाँ पे एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य शामिल थे जो संयुक्त रूप से सत्ता को चलाया करते थे। और 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा किम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ठीक ना। अब यहाँ से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक ना। पहले लेते थे, अब इसको रोक लगा दी गई, ठीक ना। वहाँ पे मैंने प्रारंभ लिख दिया है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या है, जो रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया कि अब कोई रिश्वत नहीं लेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था, ठीक ना। ये सारी कुछ बातें। तो चलिए एक सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ से इस जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहाँ मैंने कह दिया था, प्रारंभ कर दिया था, कोई बात नहीं, होता है। वो चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।